एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन आंसर 5 है। 5 दे रखा है, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second। तो एक क्वाइट लेक है, शांत है लेक, उसके अंदर एक स्टोन हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमने स्टोन को ड्रॉप करा है, तो ऐसे ना उसके अंदर सर्कुलर वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी। अब वो कह रहे हैं A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second। वेव के रेडियस को हमने मान लिया r, ठीक है। और जो उसका जब ये they move in circles at the rate of 5 centimeter per second, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज क्या चीज़ हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रेडियस में चेंज हो रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड पर सेकेंड है, यानी कि dr/dt। तो रेडियस में जो चेंज है उसको हम लिखेंगे dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing। अंदर का जो enclosed जो एरिया है, how fast it is increasing। dA/dt when r is equal to 8 सेंटीमीटर। आपको ये कैलकुलेट करना है, समझिए, dA/dt कैलकुलेट करना है। तो हम ये जानते हैं कि जो वेव्स बन रही हैं वो सर्कुलर वेव्स बन रही हैं, दे रखा है क्वेश्चन कि जो वेव्स बन रही हैं वो सर्कुलर वेव्स हैं। अच्छा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dA/dt is equal to d/dt of pi r square। dA/dt, और जब पाई आर स्क्वायर को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर r जो है वो वेरिएबल है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो एज इट इज रहा। आर स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r, ठीक है। और फिर पावर फंक्शन है ना, पावर फंक्शन है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करते थे तो हम सीधा सीधा बोल देते थे कि d/dx निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर में, तो हम सीधा बोल देते थे 2x। ये हमने क्या करा, ये हमने पहले पावर फंक्शन को करा है डिफरेंशिएट। तो x की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 - 1, तो 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद x को भी करा जाता है, तो वो dx/dx हो जाएगा। dx/dx तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए वो लिखा नहीं जाता। यहाँ पर क्या है, यहाँ एक अलग वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाता है। तो आर स्क्वायर का पहले तो हो गया 2r, फिर आएगा dr/dt। और dA/dt आपको निकालना है when r is equal to 8 सेंटीमीटर। r जब 8 सेंटीमीटर होगा तब dA/dt निकालेंगे। तो पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू dr/dt कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि dr/dt आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो फिर उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मतलब यूनिट्स जो है वो सारी सेम होनी चाहिए, उसमें गलती ना हो, ठीक है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 5 × 40, 40 × 2 = 80। तो यहाँ लिखेंगे 80 पाई, और क्या निकाला है आपने, एरिया है, एरिया अपॉन टाइम। तो एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो गया, समझ गए, ठीक है। बताइए ग्रेसी, क्लियर है? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। अच्छा, अब कई जगह दे रखा होगा इंक्रीजिंग, कई जगह दे रखा होगा डिक्रीजिंग। तो अगर इंक्रीजिंग दे रखा है, जैसे यहाँ पर जो रेट था, तो वो उन्होंने बोला था जो वेव्स हैं दे आर ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने बता दिया था कि ये जो बन रहा है ना सर्कुलर वेव्स, ये धीरे 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 बड़ी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज है तो प्लस लेना है, अगर डिक्रीज दे रखा हो तो इसी को माइनस ले लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहे हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? ठीक है। और ये नहीं दिया है इन्होंने कि मतलब उस टाइम r की वैल्यू क्या होगी, तो कोई बात नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब शायद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस को c बोल दिया। सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2πr। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। d by dt of 2πr। dc by dt इज इक्वल टू d by dt करना है 2πr का, तो 2π तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज r का हो गया 1। नहीं, r का 1 कैसे होगा, पावर वाला फंक्शन तो कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ r ही है, तो सीधा dr by dt। तो 2π इंटू dr by dt कितना दे रखा है, 0.7। तो जो पाई की वैल्यू भी डाल दो। फाइव 4 22, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है। ठीक है। क्यों सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों करा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो है, सर्कमफ्रेंस की यूनिट भी सेंटीमीटर ही होती है, और नीचे तो टाइम है, तो टाइम की यूनिट तो सेकेंड होती है। ठीक है। 10th देखिए, 10th में दे रखा है a ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो एक लैडर है, सीढ़ी है, 5 मीटर लंबी है, इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. लैडर को ऐसे रख रखा है, ए है, बी है, सी है। तो द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। तो हमने क्या करा कि ये जो BC है इसको तो x मान लिया, और ये जो AC है इसको y मान लिया। ठीक है। और जो ये है, ये हमारा 5 मीटर हो ही गया, 5 मीटर लंबी लैडर बताइए ना। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। तो बॉटम जो है लैडर की, उसको अलोंग द ग्राउंड पुल करा गया, अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल ऐसे खींचा गया। तो ऐसे खींचा गया तो x की लेंथ में थोड़ा सा चेंज होगा,
वो x की लेंथ में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt वो कितना होगा, वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये length और बढ़ डील रही कर है। दिया हमने, हाँ इसका मतलब ये तो है कि लेटर और डील कर दी। हमने इसको खींचा ना यहाँ से, हमने इसको खींचा तो जो ग्राउंड जो वॉल है, वॉल के बॉटम से लैडर का जो बॉटम है उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमने क्या करा, 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर इधर खींच लिया। तो ये यहाँ से नीचे भी आएगा, जब यहाँ से इधर खींचेगा तो यहाँ से नीचे भी खिसकेगा, ठीक है। तो मैंने बोला है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, dy बाई dt बताना है। और जब हम dx बाई dt, जब हम dx बाई dt निकाल देख रहे हैं तो dx बाई dt क्या है, वो बढ़ रहा है। तो वो dy बाई dt यानी कि वो घटना चाहिए। जो ये वाली लेंथ है ना, ये y जो है ये घटनी चाहिए, घटनी चाहिए यानी कि ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। So how fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो आपको dy by dt बताना है when x is equal to 4 मीटर, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि x हमारा जो 4 मीटर होगा। अब जैसे ये दे रखा है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो ये मीटर में दे रखा है, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो कन्वर्ट, ठीक है, या सेंटीमीटर को मीटर में, जैसा आपका मन करे। यहाँ पर ये कहेंगे when x is equal to 4 मीटर और ए बी 5 मीटर, तो ए बी यानी कि जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो तो फिक्स्ड है ना 5 मीटर, ठीक है। तो x हमारा 4 मीटर हो गया, तो y कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। तो मैं उसको पाइथागोरस लगा के दिखा नहीं रहा हूँ, वो आप जानते हैं, वो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 3 मीटर। देन y इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। तो ये जो 4 मीटर है इसको 400 सेंटीमीटर कह सकते हैं, इसको 500 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और इसको 300 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये हो गया। अब क्या करिए, अब यहाँ पर लगा दीजिए भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि x में, y में और 5 में, इन तीनों में रिलेशन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगा, ठीक है। और उस पाइथागोरस थ्योरम से हमने y की वैल्यू 3 मीटर निकाली, ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पर x जो है वो 4 मीटर होगा, उस इंस्टेंट पर y तो 3 मीटर होगा, ये चीज़ तो फिक्स्ड। और देखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 5 का स्क्वायर। डिफरेंशिएट both sides with respect to t। तो x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x x स्क्वायर का, और फिर हो गया dx बाई dt प्लस, अच्छा ये 5 का स्क्वायर ना करके इसको 500 का स्क्वायर करिए, ठीक है। सब कुछ मैं सेंटीमीटर में रखूँगा। ऐसे ही y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और dy बाई dt, और ऐसे ही 500 इसका हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे तो dy बाई dt निकालना है।
तो यहाँ पर रह गया हमारे पास 2y dy by dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx by dt। अब भाई 2 से कट गया 2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 300 dy by dt माइनस x की वैल्यू कितनी है 400 और dx by dt कितना है 2। 2 0 से 2 0 कट गए, dy by dt इज इक्वल टू माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। dy by dt की वैल्यू माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और कौन सा वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली। अच्छा ये बाकी ट्राई कर लेंगे। सर हाँ एक बार ये वाला करवा दीजिए। Water is dripping out from a conical funnel. डिस्क्राइब करिए। Water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle pi by 4 pi by 4 at the uniform rate of at the uniform rate of 2 centimeters square per second in the surface through a tiny hole at the vertex of the bottom. At the vertex of the bottom. Full stop. When the slant height of water level is 4 centimeter, slant height of water level is 4 centimeter. 4 centimeter, comma. Find the rate of decrease of the slant height of the water. Find the rate of decrease of the slant height of water. हाँ जी, क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4। तो एक कॉनिकल फनल दे रखा है, उसमें सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है पाई बाई 4।
सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4 एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन द सरफेस। अच्छा, मतलब उसका जो सरफेस है, जिस तरह से पानी घट रहा है तो उसका जो सरफेस है, सरफेस जो कवर कर रहा है वो पानी, वो सरफेस भी धीरे धीरे, सरफेस एरिया भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आउट है ना, ट्रिपिंग आउट, तो इसका मतलब जो पानी जो सरफेस एरिया को टच कर रहा है वो सरफेस एरिया कम हो रहा है, यानी कि नेगेटिव में आएगा। थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ द बॉटल, तो कॉनिकल फनल, जैसे कि वो बर्थडे कैप होती है ना कोन की शेप की, वो उल्टा रखा हुआ है, तो उसके नीचे जो उसका वर्टेक्स है उसमें से एक बारीक सा होल है, उसमें से पानी धीरे धीरे निकल रहा है। And the slant height of water level is 4 centimeter. Find the rate of decrease of the slant height of water. ठीक है, तो इसमें देखिएगा ऐसा करना होगा। सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री देने का मतलब क्या है? 45 डिग्री देने का मतलब ये है इसका मतलब ये है कि अगर मैं tan 45 निकालूंगा तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप कभी भी देख लीजिए, कितना भी इसमें पानी भरा हुआ हो, अच्छा, जब पानी धीरे 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 कम होगा, तो धीरे धीरे कम होगा तो ये जो रेडियस है, रेडियस भी धीरे 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 कम होता चला जाएगा। बिल्कुल ऊपर तक अगर भरा हुआ है तो रेडियस ज़्यादा है, जैसे जैसे वाटर जो है कम 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 होता जाएगा तो रेडियस भी कम होता जाएगा, हाइट भी कम होती जाएगी। लेकिन हर इंस्टेंट पर हमारा रेडियस और हाइट इक्वल आएगी, क्योंकि एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखें, ये जो पाई बाई 4 है ये इसी वजह से दे रखा था ताकि आर और एच इक्वल हो जाए। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आर अपॉन एच। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू आर अपॉन एच, तो एच इज इक्वल टू आर। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो आर और एच दोनों इक्वल हैं, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया। तो ये आर में और एल में रिलेशन आ गया, ठीक है, आर में और एल में रिलेशन आ गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2, मतलब आर इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, तो आर में और एल में रिलेशन हमें क्यों निकालना पड़ा वो आप अब समझ जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो पानी उसमें से ड्रिप आउट कर रहा है तो उससे जो सरफेस एरिया है कोन का कितना घट रहा है, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है वो घट रहा है। तो सरफेस एरिया को एस बोल दिया, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने इतना कर लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको क्या बताना है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर। तो आपको स्लैंट हाइट यानी कि डी एल बाई डी टी बताना है, डी एल बाई डी टी बताना है व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर लेवल इज 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए पानी का लेवल यहाँ तक रह गया, यहाँ तक रह गया, तो तब स्लैंट हाइट कितनी होगी? तो वो तब की स्लैंट हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये आपको डी एल बाई डी टी बताना है, ठीक है जी। तो अब हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका भाई देखो यहाँ पर कहीं पर भी ना ये नहीं लिखा हुआ कि कर्व सरफेस, कहीं पर भी कर्व सरफेस नहीं लिखा हुआ है। कर्व सरफेस नहीं लिखा हुआ है तो मैं टोटल सरफेस एरिया लूँगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है
कर्व सरफेस एरिया अगर कोन का होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया 1/3 वो आई आर आर प्लस एल। कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा हूँ बस। कहाँ पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, ठीक है। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर जो इसका सर्कुलर जो इसका वो है, सर्कुलर जो एरिया दिखाई दे रहा है वो भी ऐड हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो तुम जो बोल रहे थे वो टोटल बोल रहे थे सर, एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ से पाई और जो आर है ना, आर की जगह लिखेंगे एल अपॉन रूट टू, और ये एल है ही, प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई एल स्क्वायर अपॉन रूट टू प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ तक आ गया समझ में कि नहीं, समझ गए। तो मैंने आर को ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे तो एल से ही मतलब है बस, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, इसमें हमारे पास 1/√2 प्लस 1/2 ये कांस्टेंट है, और पाई और फिर लास्ट में एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेकर बाद में लिख लिया उसको, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/√2 प्लस 1/2 कितना बचेगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, अगर कर्व सरफेस मेंशन करा होता तो मैं एस इज इक्वल टू पाई आर एल लेता, लेकिन सिर्फ सरफेस बोला है, सरफेस मतलब टोटल सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/2, ये तो एज इट इज रहेगा, पाई भी एज इट इज रहेगा, एल स्क्वायर का क्या हो गया 2l, और फिर एल का क्या हो जाएगा dl बाई डी टी। सारी वैल्यूज डालिए, डी एस बाई डी टी कितना हो गया -2, 1/√2 प्लस 1/2 इंटू पाई इंटू 2, और एल कितना था 4, और dl बाई डी टी हमको निकालना है। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन 2√2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 4 इंटू डी एल बाई डी टी। तो बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इस √2 को इधर ले जाओ, डी एल बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा -2√2 अपॉन 2 प्लस √2 इंटू 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ठीक आ रहा है, क्योंकि स्लैंट हाइट जब पानी धीरे धीरे ड्रिप आउट हो रहा है तो स्लैंट हाइट घटेगी बढ़ेगी। इसका आंसर दे रखा है, सभी नहीं है बस आंसर चेक करना, आंसर चेक करना, क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया यूज़ करा होगा तो आंसर थोड़ा सिंप्लीफाइड आएगा। और मेरे हिसाब से क्योंकि कहीं पर भी कर्व्ड सरफेस यूज़ नहीं करा गया शब्द, तो टोटल सरफेस ही होगा, तो आंसर ही आना चाहिए, ठीक है। इसमें जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर हमको कभी भी ये प्रूव करना होता है ना कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आना चाहिए, बस 0 से बड़ा आना चाहिए, वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें आते हैं वो ये हैं कि हमसे ये पूछा जाता है कि आप इंटरवल्स बताइए कि किस इंटरवल में कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो पूछा जाता है इंटरवल्स। तो मैं एक इंटरवल वाला ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और करने का तरीका समझना। एग्जाम्पल नंबर 11 है,
फर्स्ट वॉल्यूम में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 11 में फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is A पार्ट में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और B पार्ट में पूछ रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सर वहाँ पे 2 और 4 कैंसिल नहीं होंगे? हाँ हो जाएंगे। So find the intervals in which the function f given by fx is equal to 4x cube minus 6x square। इंटरवल्स निकालने वाला क्वेश्चन है। फोर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर -72x प्लस 30। मुझे ये बताना है x is equal to 72x। हाँ 72x। अब जरा देखिएगा कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है ये फंक्शन और कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, आपको ये बताना है। वो इंटरवल्स बताना है। तो इंटरवल्स बताने के लिए आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का इसमें डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना होता है इंक्रीजिंग में, बस फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो के बराबर रखेंगे। जीरो के बराबर रखकर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। 3 काम, फंक्शन लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखा, जीरो के बराबर रखकर क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। ठीक है, फिर उन्हें नंबर लाइन पर प्लॉट करना होता है। Now put dash x is equal to 0। जो गिवन फंक्शन है वो इक्वेशन 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 2, उसको 0 के बराबर रखा। तो 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भाई 12 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, 0 अपॉन 12 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स करना चाहिए। क्या करेंगे, 3 और माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1x माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 x इंटू x माइनस 3 प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, तो 3 और एक आ गई -2। x की 2 वैल्यूज आ गई 3 और -2। देखिए अब आप इसमें देखिए कि हमारे पास ना 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए इस फंक्शन में, और कुछ तो दिया नहीं था इसमें। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, तो उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना होगा।
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो पहले तो आएगा -2, फिर आएगा प्लस का 3, ठीक है। अब आप एक टेबल बना लेंगे, इंटरवल्स यहाँ लिखेंगे -इन्फिनिटी, -2, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, स्मॉल ही लगाएंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया इसका मतलब मैं -2 को इंक्लूड कर रहा हूँ, और -2 को अगर मैंने इंक्लूड करा तो ये जो f डैश x है इसमें x की जगह -2 रखकर देखो रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। हमें रिजल्ट 0 नहीं चाहिए, हमें या तो 0 से बड़ा चाहिए या 0 से छोटा चाहिए, या तो पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। तो -इन्फिनिटी, -2, फिर अगला इंटरवल लेंगे -2, 3, फिर अगला इंटरवल लेंगे 3, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें x इज इक्वल टू 0 ले लो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो, x इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, ठीक है। तो मैं x इज इक्वल टू 0 ना लिखकर मैं ऐसे लिखूंगा f डैश 0। हमें ये देखना है कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। तो f डैश 0 क्या हो जाएगा, f डैश x में रखना है, इसमें मत रख देना है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, उसमें रखना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो 12 इंटू 0 का स्क्वायर -12 इंटू 0 -72, तो रिजल्ट क्या आया -72, यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ लिखिए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब थोड़ा गैप बना देना, ये क्या हो गया डिक्रीजिंग, तो ये -इन्फिनिटी से -2 में डिक्रीज कर रहा है। फिर आप ले लें -2,3, -2,3 का मतलब क्या हुआ, अब इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, तो आसान वैल्यू 1 लूँगा मैं, तो f डैश 1, ठीक है। तो अगर मैंने 1 ले लिया तो अब आप ये देखिए कि 12 इंटू 1 का स्क्वायर 12, 12 इंटू 1 12, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर से -72, ठीक है, फिर से डिक्रीजिंग, और फिर ले लीजिए 3 से इन्फिनिटी, 4 ले लो फिर, तो 12 इंटू 4 का स्क्वायर -12 इंटू 4 -72, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो 16 12 का कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स 160 होता है, उसमें 32 ऐड कर दो 192, 12 4 का 48, 72 और 48 कितना हो जाएगा, 72 और 8 80 और 40 120, ठीक है। वैल्यू से मतलब नहीं है, पॉजिटिव आ गया, बस पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग। वो पूछ रहे हैं कि किस इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, किस में वो डिक्रीज कर रहा है, तो आप इसका रिजल्ट जो है वो लिखेंगे किस तरीके से। आप लिखेंगे यहाँ पर इंक्रीजिंग इन 3, इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी, -2, यूनियन -2, 3। आप कहेंगे भाई -इन्फिनिटी से -2, 2 से 3, सीधा -इन्फिनिटी से 3 लिख दो ना, लेकिन उसमें -2 भी अटक जाएगा, और -2 पे f डैश x 0 हो रहा है, तो f डैश x 0 नहीं होना चाहिए, f डैश x या तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये है इसका मतलब, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री वाले अगली क्लास में करा दूंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले, ये जो है ना जिसमें हमको ये निकालने होते हैं, इंटरवल्स निकालने होते हैं, ट्राई करिएगा, डाउट्स हैं पूछना, रेट वाले भी क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। चलिए जी, ओके। नमस्ते।